नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संत कुमार जी। और संत कुमार जी के बारे में इतना बता दूं आपको कि ये हसनगढ़ हलके से विधायक होते थे 72 में, 1977 में इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी के फौरन बाद। और चौधरी चरण सिंह जी के ये शिष्य रहे हैं। और ये मेरे लिए इसलिए खास हैं क्योंकि जब मैं हरिभूमि का यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो पहले या दूसरा या तीसरा इंटरव्यू इनका था जी। और बड़ा आपको लोगों ने देखा, सराहा। और खासकर चौधरी चरण सिंह जी के बारे में आपके जो विचार हैं उनकी अक्सर मैं कई जगह पे जी कोट करता हूँ। तो अभी कितने साल के हो गए संत कुमार जी आप? अब तो मैं 72 क्लियर कर 73 में चल रहा हूँ। 73 में। अच्छा, एक दिन आप कोई फैक्ट बता रहे थे रोहतक बार का। तो रोहतक बार के पहले पहले वकीलों के बारे में। रोहतक जी देखो, पहले 4-5 वकील थे यहाँ जी। और उसमें सारे बढ़िया थे, एक को छोड़ के। फर्स्ट जाट लाइयर यहाँ चौधरी रामचंद्र एडवोकेट आए। अच्छा जी। हमायूंपुर के। और मुझे खुशी ये है कि वो मेरे सगे दादाजी थे। अच्छा, वो पहले लॉयर थे? पहले लॉयर थे, केवल यहाँ के नहीं, इंडिया के जाट लॉयर पहले थे। अच्छा जी। उसके बाद में एक गांव है जिनका नाम भूल गया मैं, यूपी का, एक उसके बाद वो बने थे। अच्छा जी। कौन से साल में बने आपके दादा लॉयर? मेरे दादाजी 1902 में वकील बने। अच्छा। और उन्होंने वकालत शुरू की दिल्ली में। फिर रोहतक डिस्ट्रिक्ट बना। पहले सांपला होता था, रोहतक सोनीपत ये इकट्ठा हो गया यहाँ। तब वो 1903 में शिफ्ट हुए रोहतक। अच्छा। चौधरी छोटू राम जी वकालत में आए 1911 में। 11 में। वो वकील तो बन गए थे 1909 में, 10 के आसपास। उन्होंने 1 साल नौकरी करी काला कंकर की रियासत में। अखबार देखते थे वो उनका अखबार देखते थे। राजा दिनेश सिंह जो देश के विदेश मंत्री भी रहे, उनके पिताजी के यहाँ उन्होंने नौकरी करी। और ये बात मेरे को चौधरी चरण सिंह ने बताई है। वो कैसे, 1 मिनट का किस्सा है। चौधरी साहब वित्त देश के होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने, होम मिनिस्टर थे। मैं सवेरे सवेरे मिलने के लिए गया तो करतार सिंह कहने लगा, हम चौधरी साहब से मिलने। चौधरी साहब का कमरा कोठी में सबसे पीछा था। तो मैं पीछे से आने की बजाय ड्राइंग रूम से आया तो वहाँ राजा दिनेश सिंह बैठे। वो जब हम इमरजेंसी में थे जेल में तो वो विदेश मंत्री थे। और फिर इमरजेंसी ख़त्म हुई तब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी में शामिल हुए। तो मैंने पूछा ये दिनेश सिंह है? तो करतार सिंह जो डीएसपी थे चौधरी साहब के पीएसओ, वो कहेंगे हाँ। तो मैं मिलवाए नहीं, बोले चौधरी साहब को पता है। तो हम बात करते बरामदे में आगे, चौधरी साहब के रूम में हमारी आवाज़ जा रही थी। कहेंगे करतार कौन है? वो कहेंगे जी वो हरियाणा वाले आए संत कुमार, अंदर बैठ। मैं अंदर आ गया। अंदर बैठे राजेंद्र चौधरी गाजियाबाद से विधायक थे और केसी त्यागी जो अब इसके नीतीश जी के प्रवक्ता रहे। मैं कहने लगा मगर चौधरी साहब दिनेश सिंह जी बाहर बैठे हैं, आप पहले उनसे बात कर लो, हम तो फिर कर लेंगे। वो कहेंगे नहीं करनी अभी। तो देखो कितनी सोच, कैसी सोच थी। माँ जी क्यों? कहेंगे तेरे को बता रहा हूँ जी, राजेंद्र को बता रहा हूँ। मैं यूपी में मिनिस्टर था, ये विदेश मंत्री थे। ये सुल्तानपुर के रेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ था, ये भी वहाँ रुके। सवेरे ये लान में बैठे चाय पीने लग रहे थे। मैं भी उठ के गया, मैं इनके पास बैठा नमस्ते करके। तो बातचीत शुरू हुई तो इन्होंने पहला सेंटेंस ये कहा कि चौधरी साहब आपके कौम के सबसे बड़े लीडर किसानों के चौधरी छोटू राम हुए हैं। चौधरी चरण सिंह के बहुत बड़े लीडर थे। बोले उन्होंने हमारे यहाँ नौकरी की है।
हालांकि फैक्ट तो था ही ये फैक्ट था, सच्चाई भी थी। लेकिन चौधरी साहब ने इस बात को ये तंज समझा कि भी ये चौधरी साहब के बारे में ये कह रहे हैं कि छोटराम हमारे यहाँ नौकर था छोटा, और आज ये राज्यसभा की टिकट मांगने के लिए आया है मेरे पास। मैं इसको आधा घंटा हुआ है, 10 मिनट और बिठाऊंगा, फिर बाद में इससे चर्चा करूंगा, इसको टिकट भी दूंगा, लेकिन वो बात जरूर दोहराऊंगा कि हम तो छोटे आदमी, हमारे हाथ में हमारे लीडर, आप क्या नौकरी। तो इस किस्म का पुराने आदमियों का स्वभाव था, और फिर यही हुआ, राज्यसभा की टिकट भी दी उन्होंने उसको। संत कुमार जी, 77 में आप विधायक बने और अब आ रहा है 2024, बहुत साल हो गए, एक पीढ़ियां गुजर जाती हैं। हाँ जी। तो राजनीति में क्या फर्क क्या आए हैं? फर्क सारे आए जी। एक फर्क तो मैं ये बताता हूँ कि मेरे साथ के जितने विधायक थे, मैं नाम लेके बहुत सारे गिन सकता हूँ, 90 में से 60 विधायकों के मुझे नाम याद हैं जो अपने कपड़े आप धोते थे। अच्छा। और रात शाम को सुखा देते, अगले दिन उनको प्रेस करके तकिए के नीचे रख लेते, और तीसरे दिन उनको पहनते। जो आज धोए वो तीसरे दिन, कल धोए वो तीसरे दिन, ये था सिस्टम। धोबी को भी नहीं चाहते थे। 2-3 आदमियों के पास गाड़ी थी। तो और जो बहुत बड़े पैसे वाले थे वो भी बहुत सिंपल थे, सिंपल लिविंग थी। और हम उससे, हमारे से पहले चीफ मिनिस्टर जो रहे हमारे टाइम पर, चौधरी देवीलाल रहे, बहुत सिंपल लिविंग के आदमी थे, और बड़े व्यक्तिगत मामलों में, सामाजिक मामलों में वो सच्चे आदमी थे। राजनीति में वो ये झूठ का सहारा जरूर लेते थे, उसमें कोई दो राय नहीं, और वो इस बात को कबूल करते थे कि राजनीति में झूठ बोलनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। और वो ये भी कहते थे कई मामलों में लोगों को बहकाना पड़ता है, आप समझा नहीं पाओगे। तो चौधरी साहब का अलग तरीका था। लेकिन एक बात थी उन आदमियों में, चौधरी देवीलाल इतने बड़े आदमी रहे, उन्होंने जिंदगी में पैसा, जो पार्टी को चंदा उनको मिलता था, कभी जाके घर में नहीं दिया। और उसका सबूत ये है कि मैं और मेरा दोस्त चौधरी साहब के वहाँ गए जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं अभय सिंह से मिलने गया तेजा खेड़ा फार्म पे, तो ये बहुत बड़ा जो अब महल बना हुआ है, कोठी बनी हुई वहाँ। तो मेरे साथी ने चौधरी देवीलाल जी को ये कह दिया धूप में बैठे सवेरे 4 बजे कि जी बहुत बढ़िया कोठी बनाई है। तो चौधरी देवीलाल ने तपाक से कहा कि मैंने नहीं बनाई है, मेरे पास तो 3 कमरे थे यहाँ, और उन 3 कमरों में देश का कोई बड़ा लीडर शायद बचा हो जो यहाँ ना आया हो, और उनमें 40-40 MLA यहाँ रुके हैं। और मेरे, जब तक मैं यहाँ रहा, मेरे पास, मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा, मेरे घर में एक भी पैसा पार्टी का मैंने यहाँ नहीं आने दिया। मेरा ये बाग है चारों तरफ, उधर संगरिया राजस्थान लगता है, इधर पंजाब लगता है, ये हरियाणा है। मैंने खेत की कमाई से और लोगों से चंदा लेके राजनीति करी है, अपने घर में यूज़ नहीं किया। ये बिल्कुल सच था। अब बाद में जो हुआ वो सबको पता है, उसमें किसी को कहने की जरूरत है नहीं। और इस किस्म के चौधरी देवीलाल नहीं, बहुत सारे लोग थे। प्रोफेसर शेर सिंह थे, और जैसे पंजाब के बड़े लीडर थे, चाहे दरबारा सिंह थे, कैरो साहब थे, सत्तर साहब थे, वो बड़े ऑनेस्ट आदमी रहे। हरियाणा के पंडित श्री राम शर्मा थे, पंडित श्री राम शर्मा ने यहाँ पंडित थे, जवाहरलाल नेहरू आए रोहतक में, तो सब ने यहाँ पुलिस लाइन में जलसा था, ये कहने लगे कि नेहरू जी के हाथ मजबूत करो, नेहरू जी के हाथ मजबूत करो। जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा नहीं, नेहरू लुंजे, नेहरू के हाथ मजबूत करो, कांग्रेस के हाथ मजबूत करो, कांग्रेस को मजबूत करोगे तो नेहरू जी खुद मजबूत होंगे। ये करेक्टर था लोगों का। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अब राजनीति है ना दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, तो आपने जब चुनाव लड़े तो आपका तो 50-60 हज़ार लाख रुपये खर्चा आया होगा, कितना रुपये? मेरा ख्याल नहीं आया। नहीं आया ना। अच्छा। मेरा ख्याल ये था कि पार्टी ने दिए थे 5,000 रुपये। 5,000
और चौधरी देवीलाल यहाँ से जाने लग रहे थे, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। उससे पहले मेरे पास, उन्होंने किसके पास टेलीफोन किया मुझे नहीं पता, मेरे पास एक आदमी आया कि आपको स्टेशन पे बुलाया है, इस टाइम पर ट्रेन रुकेगी, आप वहाँ पहुँचो। मैं वहाँ पहुँचा, 5,000 रुपये चौधरी देवीलाल ने मेरे को दिए और कुछ लोगों ने चंदा दिया। उस समय 100 रुपये की माला बहुत बड़ी माला मानी जाती थी, तो वो 14-15 हज़ार में चुनाव लड़ा गया सारा। अच्छा, उसमें 1,000-2,000 बचे मेरे को, हैं ये था 3-4। और अब कितने लगते हैं? अब तो मैं परसों इंटरव्यू सुन रहा था उसका, पप्पू यादव का, जो लालू प्रसाद जी का साला है, MP है वो। उससे आप जैसा पत्रकार पूछ रहा था कि जी आपके चुनाव में कितने रुपए लगे। बोला भाई मेरे से क्या पूछते हो फिर भी। बोला जी बताओ। बोला मेरे तो 5-7-10 करोड़ रुपए लगे। बोला जी और कितने लगते? बोला लोग 80 करोड़ से 100 करोड़ तक। बोले इतने रुपए पार्लियामेंट के चुनाव? बोले ये तो मैंने यहाँ के बताए, अगर आप दक्षिण भारत में जाओगे तो 200 से लेकर 300 करोड़ तक पार्लियामेंट के चुनाव में लगते। तो यानी कि दक्षिण भारत में अपने यहाँ से ज़्यादा खर्चा होता है? से ज़्यादा खर्चा होता है। अच्छा, ये उसने बताया। तो लेकिन मैं यहाँ की बताता हूँ, यहाँ की आप देखो किस तरीके से खर्चा। अब जो ये चुनाव था, इस चुनाव में अगर बीजेपी का देखा जाए तो कोई मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा ख्याल 200 बार हेलीकॉप्टर बीजेपी के पार्टीज के लीडर्स के 200 बार हरियाणा की जमीन पे उतरे हैं। उस पर कितना खर्चा आया होगा, किस तरीके से रुपए के का बंटवारा हुआ, वोटें खरीदी गई। तो एक एक हल्के में वोट, एक एक वोट को जब 1,000-2,000 छोटे 5-5 हज़ार रुपये तक खरीदने का काम हुआ है, तो आज कोई ये उम्मीद करे कि ईमानदार आदमी, साधारण घर का आदमी, लोग बढ़ के तो ये कह देते हैं कि हम तो बड़े किसान के बेटे हैं। अब मुख्यमंत्री भी कहता है किसान का बेटा है। ये मुख्यमंत्री से कोई ये पूछे कि आपके चुनाव में कितना रुपया लगा है, तो ये कहने की बातें अलग है, लेकिन राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है। संत कुमार जी, आपने इतने साल हो गए, अब आप उस स्टेज पे हो जब ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि नेता जनता का आईना होता है, मतलब जैसी जनता वैसा उनका नेता। तो हम नेताओं को कह देते हैं, दोस्त दे देते हैं, तो ये जनता ही तो इनको चुनती है, दोस्त तो असल में जनता में है। आप एक बार बताओ, जब गांव में आप वोट मांगने के लिए जाते हो, चाहे अपने लिए चाहे अपने लीडर के लिए, तो वहाँ पे आपके सपोर्टर ये बताएंगे कि जी यहाँ ये 50 घरों की वोट है, इसमें 300 वोट होंगे, इसमें इतने रुपए में मिल जाएंगे। तो जब ये सौदेबाजी होगी तो जनता कौन सी ईमानदार रही? जनता फिर जनता को नेता से ज़्यादा तो जनता दोषी है। जनता को हम इसलिए दोषी नहीं कहते कि वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जनता मेजोरिटी में ईमानदार है। जनता मेजोरिटी में ईमानदार है। जनता में कुछ लोग हैं इस किस्म के आगे कि जो 50 घरों की वोटों का ठेका लेते हैं और पैसे ले लिए और 50 घरों की वोटों के 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, उनमें से 5 लाख में से 4 लाख रुपए अपनी जेब में डाल लिए, 1 लाख रुपए का खर्चा खाने पीने का लगा दिया। लेकिन उसमें बदनाम आम जनता हुई, सारे हो जाते। ये है मामला। तो अब तो जिस तरीके से राजनीति चल रही है, उस तरीके से कोई आम घर का बच्चा, कोई ठीक आदमी अगर ये सोचे कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है और सच्ची नीयत के साथ करनी है, तो उसकी सफलता की कितनी उम्मीद है? उसकी सफलता की केवल एक उम्मीद है कि वो उसमें अपनी काबिलियत हो और किसी अच्छे लीडर का उसको सहारा मिले। भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, इस किस्म के जो लीडर हैं उनका सहारा मिले, जो ईमानदारी से अपने आदमी की मदद करते हैं। अच्छा, अगर किसी को पॉलिटिक्स करनी हो तो उसके लिए सही रास्ते क्या हैं? किस रास्ते पे चल के एक अच्छा नेता बना जा सकता है? देखो जी, रास्ते तो लोहिया साहब का चौधरी चरण सिंह के रास्ते थे, महात्मा गांधी के रास्ते थे। वो रास्ते तो आज के लोकतंत्र में बंद हो गए। अब
अब तो एक आदमी कन्यादान भी नहीं भुगता सकता अपने, कोई नेता नहीं, अगर ईमानदार हो, अगर उसका ब्योत नहीं हो तो कन्यादान ही नहीं भुगता अगर सकता। ईमानदार हो तो एमएलए जो बगैर एमएलए हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है, वो अगर गांव में जाएंगे, अपने शादियों में जो बुलाए जाएंगे, उनमें वो कन्यादान भी नहीं डाल सकते इतना सारे साल में। क्योंकि एक शादी में अगर आप 51 रुपये 100 रुपये कन्यादान डालोगे तो आपके कन्यादान को लोग ये यार, उसका तो मजाक बनाते ये हैं। यार भुखड़ आदमी है। तो ये जो भाषा आ गई कि ईमानदार आदमी को, किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को जो राजनीति करता है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको ये कहें कि भूखड़ है, इसका पल्ले कुछ है नहीं, तो कैसे आप गाएंगे? वो फिर सारा गलत उसका तरीकों का अपनाते हो, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। उस पैसे को अब आप देख लो, हरियाणा की में देखो आप बात, जो माफिया हैं, चाहे वो शराब के हैं, चाहे वो माइनिंग के हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के हैं, उन माफियों का मेन रोल है चुनाव के अंदर। चुनाव के अंदर जो चुनाव नहीं लड़ता वो भी 10-10 एमएलए को पैसे देते हैं माफिया वाले। कितने शराब के बड़े ठेकेदार हरियाणा में, कारखानेदार हैं जो शराब के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है। वो सारी पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे जेजेपी है, चाहे इनेलो है, सबके लीडर्स को पैसे दे के आते हैं वो। अब जो पैसे ले लेगा, चौधरी चरण सिंह का मैंने एक लेक्चर सुना था बड़ौत में, और 1974 की बात है। उनको लोगों ने 4 लाख रुपए की माला डाली, सारे मेट के लोगों ने इकट्ठा होकर, एक जलसा किया था। तो उन्होंने लेने से मना किया। वो कहने लगे तो सब 4 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ हमने। वो कहने लगे पार्टी के ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है, 6 लाख का फिर भी बकाया हो जाएगा। मेरे को मोदी नगर वाला, मोदी जो है, जिसके मोदी मिल भी है, गुजरमल मोदी होते थे उस टाइम पे, वो मेरे को पार्टी के जितना पैसा लगा सारा देने को तैयार है, लेकिन उससे मैं पैसा ले लूँगा तो मैं तुम्हारा मददगार नहीं होऊंगा। फिर मैं उसके कहने से गन्ने का भाव तय करूँगा, क्योंकि उसके शुगर मिलते बहुत ज़्यादा। तो रुपया तो तुम नहीं देना पड़ेगा, अगर भाव मेरे तुम्हारी बात कहने के लिए मैंने आपसे ही पैसा लेना पड़ेगा। आज किसी लीडर में है ये हिम्मत? किसी में नहीं है जी, बिल्कुल किसी में नहीं है। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है। अब तो पॉलिसीज भी वही लोग तय करते हैं, पब्लिक की पॉलिसीज भी वही। मैंने तो ये सुना है कि अडानी, जिसका बहुत बड़ा नाम चल रहा है, उसके यहाँ हमारे ऑफिसर गए थे कभी MOU कराने के लिए बिजली का। हमने उनसे बिजली खरीदी थी, और वो 2.5 रुपये यूनिट के हिसाब से खरीदी थी, जो उसने बीजेपी सरकार आने के बाद काफ़ी रेट बढ़वा, इंक्रीज करवा, उनके हिसाब से करवा, उनके हिसाब से। वहाँ एक ऑफिसर था उस मीटिंग में जिसमें खाना दिया था, 2-3 ऑफिसर थे वहाँ। उसने ये कहा कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो हम मोदी साहब को बनवाएंगे। तो उसने कहा कि जी आप कैसे बनवाओगे? वो कहने लगे कि हमने मैक्सिमम चैनल खरीद लिए हैं देश के, और ऐसा नैरेटिव पेश करेंगे, पहले बीजेपी के अंदर ही हम इसको लीडरशिप बनवा लेंगे। ये 14 की बात कर रहे हो? ये 14 से भी 1-2 साल पहले की है। कुछ ऑफिसर ने बताया आपको? कुछ ऑफिसर ने। तो और वही हुआ। तो आपको क्या लगता है सारे चैनल बिके हुए हैं अभी? मोस्टली चैनल अगर नहीं बिके हुए हों तो इस देश का चैनल, इस देश के मेहनत के साथ भी दिल्ली में अपनी डिमांड के लिए बैठे, तो उनको खालिस्तानी बोलेंगे, उनको नशेड़ी बोलेंगे, उनको ये बोलेंगे कि ये लड़कियों को भगाने वाले हैं, जिन्होंने सारी उम्र ज़मीन का सीना चीर के इस देश के लोगों को रोटी खिलाई है। उनके बारे में ये भाषा अगर एक चैनल बोलता है तो दूसरा चैनल ये कहेगा ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सारे चैनल जो सरकार की भाषा होती उससे आगे बढ़ के बोलते हैं। तो चैनल ना बिके हुए, तो 8 चैनल्स पे सरकारी जितने ये चैनल हैं टीवी के,
उस पर कोई किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। पर उनको जो लोग देखते हैं आज इसीलिए, उनकी तो आदत पड़ चुकी है उनको तो। लेकिन आज इसीलिए सोशल मीडिया आगे निकल गया। आप ये देखो सोशल मीडिया पर कितने लोग आगे, और एक एक चैनल को, अब मैं आपके चैनल गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स को देखते हैं, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स को एक चैनल आप चलाते हो, उसको लाखों लोग हरियाणा में देखने लग रहे हैं। और हरियाणा में नहीं, मेरा एक मित्र है गाजियाबाद में रहता है, रहने वाला तो रजापुर गांव का है, मेट के पास का, तो उसका टेलीफोन आया कि भाई वो एक कवारी है धर्मेंद्र ना, बोला बहुत अच्छे और एक त्यागी साहब है, मैं तो उनका चैनल देखता हूँ, बड़ी स्टीक और ठोस बात करते हैं वो। तो जो वहाँ तक जो ठीक लगता है ना, उस चैनल को लोग देखते हैं, उसकी प्रेज भी करते हैं और उसकी टीआरपी भी ज़्यादा बढ़ती है। अब ये बात है, आप पे पॉलिटिक्स के अलावा दूसरी समाज की बुराइयों को लेकर के भी कई बात बीच में लाते हो। हाँ जी। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। एक दूसरा ये कि आप पॉलिटिक्स में किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करते। जिस दिन पार्टी विशेष के लिए काम करेंगे उस दिन आपके चैनल को भी उसी में लगा लेंगे लोग। पर ऐसा लोग कहते हैं, जैसे लोगों को लगता है कि मैं, जैसे जो सरकार सत्ता में है, हाँ, मैं उसकी नीतियों की आलोचना करता हूँ मुखरता से, हाँ, तो लोगों को लगता है मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप सत्ता में जो भी है उसके खिलाफ रहना एक पत्रकार का स्वाभाविक स्वभाव है ऐसा। और उसमें भी सत्ता के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप उनकी किसी जो गलत एक्टिविटी है देखो, उसको अगर वो समाज, अगर हरियाणा की आबादी 70% बीपीएल हो गई है 10 साल में, तो ये बात मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? ये ठीक है बात। और एक बात आप, भाई गरीबी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? एक बात आपने नहीं बताई। आप देखो, ये सरकार ने पहला फैसला लिया है, ये जब चीफ मिनिस्टर बना तो जो जाट न्यूट्रल था, जो जाट ये समझता था कि मैं किसान हूँ और किसान के हित में बीजेपी बढ़िया काम करे तो बीजेपी के साथ, ऐसा बहुत सारा वोट बैंक है, ऐसा बहुत सारा वोट बैंक है, वो जाट का वोट बैंक इसको बहुत पसंद किया है सैनी साहब को। लेकिन सैनी साहब ने एक चोट से सारा भगा दिया। एक फैसला लिया कि 2 वाइस चांसलर चेंज कर दिए हरियाणा में, कर दो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों जाट कर दिए। एक के 20 दिन में कहा थे, वो तो दुष्यंत के कोटे से थे ना। हाँ, तो 20 दिन बाद कर लेता। लेकिन वो कास्ट विशेष, ये ठीक है, चाहे वो गलत हो सकता है उनको हटाना ठीक हो उस टाइम पे, लेकिन आप उनका टर्म खत्म होने लग रही तब कर लेते, चाहे वो दुष्यंत के थे चाहे किसी के भी थे। तो इससे एक मैसेज गलत जाता है समाज में। जो लोग ये मानते थे ये किसान का बेटा भाई, ये चीफ मिनिस्टर अच्छी बात करता है, हम इसको सपोर्ट करेंगे, वो एकदम से बैठ गए, यार ये भी कास्ट बेस पर चल पड़ा या किसी के कहने पर चल पड़ा। अब आप देखो, मुख्यमंत्री का ये काम होता है, मुख्यमंत्री स्टाफ तो अपना बनाता है। हाँ जी। इसने सीएमओ ऑफिस में 5 अपॉइंटमेंट करी है। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो उसी का लगा जो खट्टर का था, 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो खट्टर साहब के जो बिल्कुल नज़दीकी थे वो लगाए उसी के कहने से, 2 ओएसडी वही लगाए जो खट्टर साहब के आदमी थे, जिनको ये कुछ साल पहले तक जानता भी नहीं था। तो जब सारा काम अगर वहीं से कराना है, आप बेशक पूछ के करो, तो फिर इनकी क्या जरूरत, खट्टर साहब को चंडीगढ़ ले आओ। खट्टर साहब आपका सुझाव मान ना ले कहीं। खट्टर साहब तो 6 महीने में कोशिश, खट्टर साहब तो अब भी कोशिश ये कर रहे थे कि चुनाव के बाद मैं ही बनूंगा। ना भी वो खुश हैं केंद्र में? वो बिल्कुल खुश नहीं है। चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर राजा होता है स्टेट का, और वो जिस पद पे है, वो हमारे बीरेंद्र सिंह थे उसमें सेंट्रल मिनिस्टर। बीरेंद्र सिंह का भी 10 दिन पहले बयान आया कि प्रधानमंत्री तो किसी मंत्री के पास फाइल भी नहीं जाती, सीधी पीएमओ ऑफिस से पास हो जाती है तब जाती है।
तो उनकी कोई सेंट्रल मिनिस्ट्री की कोई बड़ी बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या होता है चीफ मिनिस्टर में? चीफ मिनिस्टर के पास सारी चीज़ होती है। एक स्टेट का राजा है वो। प्राइम मिनिस्टर तो उसके खिलाफ होगा नहीं, उसकी पार्टी का है। पुलिस उसके पास है, वित्त उसके पास है, राजस्व उसके पास है, तो भैंस भी दूध देने वाली उसके पास, और लाठी भी चलाने के लिए उसको भैंस को छोड़ने ना दे वो भी उसके पास। सारी चीज़ उसकी ताकत तो उसी के पास है। अच्छा, हरियाणा में जो कास्ट का डिवाइडेशन है अभी, पॉलिटिक्स तो आपने भी की है, तब और अब में क्या फर्क है अभी? कई बार ये एक पीड़ा होती है मुझे, वो ये होती है कि इस चुनाव में भी कई बार भूपेंद्र हुड्डा के बारे में एक इल्जाम लगाते हैं ये जाट लीडर है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। अगर ये भी जाट लीडर है ना, तो कोई ऐसा लीडर है ही नहीं जो कास्टलेस लीडर हो। मैं ये कहता हूँ ये कास्टलेस लीडर। जाटों में जिसके बारे में ये है कि यार ये सारे शहर के लोगों की पंजाबी की बढ़िया की है, उनकी मानता है। जब ये हुड्डा की साहब की सरकार थी तब तो इनको ये कहते थे ये तो पंजाबियों का लीडर। हाँ, पंजाबियों का लीडर है। अच्छा, फिर इनके दादाजी थे चौधरी माथुराम, उन्होंने एक हमारे यहाँ गांव है धामड़, धामड़ गांव की मैं गए, वो चपाड़ में कोई पंचायत हो रही थी, और उन्होंने खाना खाया परशुराम धानक के घर। अच्छा, ये बात का मुझे कैसे पता चला? हम वहाँ धामड़ गांव में गए हुए, वहाँ एक बुढ़िया आई। भूपेंद्र हुड्डा MLA भी नहीं बने थे जब हम किसी मसले में गए थे। मैं था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, रघुवीर हुड्डा कांग्रेस लीडर थे, वो थे, कलोई हल्के के जो सीनियर एडवोकेट हुड्डा साहब हमारे साथ एडवोकेट थे। वहाँ पे उस औरत ने कहा भाई यहाँ वो आ रहा है, इसका पोता माधुराम का पोता साइंगी वाला। बोला हाँ। तो बोला भाई मैंने उससे मिलना है। वो कहेंगे 10 मिनट बाद मिल लियो, ख़त्म हो जाएगा। तो वो साहब गए, भूपेंद्र हुड्डा नीचे उतरा, बोला मैं हूँ। दादी बोल काफ़ी बूढ़ी, बोला हमारा घर चल। तो हम भी साथ गए। वो उन्हें जगह दिखाई कि ये जगह है, यहाँ तेरे दादा ने हमारे घर रोटी खाई थी। इसके अलावा वो पक्के आर्य समाजी थे। जनेऊ उन्होंने लोगों को पहनाना शुरू किया। आर्य समाज को सनातनियों और आर्य समाजों में तो भैंस भी है। हाँ, महर्षि दयानंद होता था। हाँ, महर्षि दयानंद की बातों को मानते थे वे, और महर्षि दयानंद पंडित थे। आज राम कुमार गौतम कुछ भी कहता रहो, लेकिन अगर पंडितों को लीडर मानना, पंडितों को अपना संत में वो रहनुमा मानना, तो आर्य समाजियों ने माना और कांग्रेसियों ने माना पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आज राम कुमार गौतम पता ना कौन सी पढ़ाई पढ़ के क्या बात सब बोल देते हैं। उनका तो उनके घर वालों को भी नहीं पता होता क्या बोल लेंगे। हाँ, अच्छा, फिर चौधरी मस्त आदमी है अपने, क्या है। फिर सांगी के कुएं में 4 बारजे होते हैं। एक में उन्होंने ये कह दिया, सवेरे जाग बैठिए, औरतें बैठती थी हरिजन की, कि भाई छोटी जात जिसको कहते हैं कि दूसरी बड़ी जात के लोग आओ पानी कुएं में से भर के, वो उनका भरते। उन्होंने कहा नहीं, इतने ऐसे में ये खुद भरेंगे। तो वो उसका पोता कैसे कास्टिस्ट हो सकता है। चौधरी रणबीर सिंह जवानी के कितने साल जेलों में काट दिए, 8 जेलों में रहे। और मैं ये कहता हूँ कि उस टाइम के जो मोस्ट ऑनेस्ट आदमी थे, चौधरी रणबीर सिंह, चौधरी रेचक राम, चौधरी लहरी सिंह, और ये पीढ़ी अब तक चली उस पीढ़ी का आदमी है भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं ईमानदारी से ये बात मानता हूँ, मैं उसका साथी होने के नाते नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स में इस किस्म के आदमी बहुत कम होते हैं जो किसी का बुरा सोचते ही नहीं। और जहाँ तक इस चुनाव की बात, आज कहते हैं भूपेंद्र के दीपेंद्र के कारण चुनाव हार गया। इस चुनाव कौन लड़ रहा था? कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस दोनों बाप बेटा ने चुनाव लड़ा है, जितनी सीटा ये लेके आए हैं। हमेशा रात के 12 बजे के बाद दीपेंद्र सोता था, हमेशा। आप किसी बीजेपी वालों से पूछ लो, इतनी मेहनत करी है। पर अब दूसरे मुकाबले में बीजेपी तो लेके यहाँ 10-10 हेलीकॉप्टर रोजाना उतरे, यहाँ से अभी का एक हेलीकॉप्टर घूमे। तो उसमें भी
कौन हूँ मैं? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ जो उनके साथी थे वे चले जाए। बाकी ये कांग्रेस हाईकमांड की गलती है। कांग्रेस हाईकमांड ने की 10-12 टिकटें दी, उनमें से कौन जीता? ये मेरे खिलाफ लो, एक्शन ले लो। लो मैं बताता हूँ आपके पास कौन सा पद है? हाँ, के पद है। और कांग्रेस हाईकमांड अपनी तरफ क्यों नहीं देखती? आज ये क्या भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ से अब तक वो ना बनाया, अब तक बना देना चाहिए था, क्यों नहीं बनाते अपोजिशन लीडर? और जिस दिन अपोजिशन लीडर ना बनाओगे उस दिन कांग्रेस क्या रह जाएगी यहाँ? कौन जिता लेगा कांग्रेस को? अब क्या रहेगी? ये वहम की बात है लोगों को। जो भी है वो, जो कांग्रेस जो इनकी मेहनत से जीत के आई और उनकी मेहनत को आप वो मान रहे। अब 38 MLA हैं, उनमें से 36-37 MLA कहे हुड्डा साहब को बढ़ा दो, फिर क्या वो है? डेमोक्रेसी है ये, बढ़ा देना चाहिए था अब तक। तो भाई साहब ये सारी बातें, ये जो कांग्रेस है, क्या इससे कोई उम्मीद कर सकता है कि ये बीजेपी के मुकाबला कर सकती है? नहीं, ये पार्टी के स्तर पे कब सोचते हैं? क्या कांग्रेसी सोचते हैं कभी? देखो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की लीडरशिप में एक फर्क है बीजेपी की लीडरशिप से। क्या? बीजेपी की लीडरशिप सारा काम जो देश के बड़े पूंजीपति हैं उनके हिसाब से देश की नीति बनाती है। और अकेला ही देश में ऐसा आदमी है राहुल गांधी, जो चैलेंज करता है पार्लियामेंट में बोल के, जो अडानी का नाम भी लेता है, जो रिलायंस वाले का नाम भी लेता है कि आप इनसे रुपया लेके आप किसान के खिलाफ नीतियाँ बनाते हैं, आप देश के हक की नीतियाँ नहीं बनाते। अकेला आदमी है। अगर ये सारे देश पर छापे मरवाने लग रहे हैं, किसी पे ईडी का, किसी पे इनकम टैक्स का, आप पे भी पड़ेगा, आप इतना बोल रहे हो। और जो आप घर जाओगे ना, आपके ऊपर छापा पड़ेगा। मेरे पास तो छापा चिपड़ा, मेरे तो पैंट कमीज और काली टाई है, काला कोट है, कचहरी में जाता हूँ, रोजाना कचहरी में जाता हूँ। मैं उनको वो ये कार्यक्रम देखते ही आपके ऊपर छापा गिर देंगे। अजी भाई साहब, छापा वो उन पे गिरेंगे जिनके पास माल मिलता है। मेरे जैसा आदमी, मैंने तो इमरजेंसी में भी जेल काटी, मैंने तो हर मामले में जेल काटी है। मैंने स्टूडेंट एजुकेशन में जेल काटी। और मेरे जैसा आदमी जो लोहिया को चौधरी चरण सिंह को मारने वाला आदमी रहा है, वो आदमी इनकी जेल से डरेगा क्या? मैं तो पहले भी रहा हूँ। फिर मेरे से लेके क्या? ये छापा उस पर मारेंगे ना जिनका माल मिले, फिर वो माल को अपनी जेब में रखे। ये भूखड़ आदमी का घर ही है, जिसके पास पैसा ही नहीं उसके घर किस बात का छापा? तो वकालत नहीं करते अब आप? मैं जाता हूँ कोर्ट में, आप भी मेरे जूनियर बैठते हैं। केस लड़ते हो? हाँ लड़ता हूँ, जिसमें भी मैं अपने जूनियर से लड़वाता हूँ, और जिसमें ज़रूरत मैं खुद महसूस करता हूँ मैं खुद जाता हूँ। ये मैंने तो आपके पिताजी भी लॉयर थे? मेरे दादाजी थे। दादाजी थे, पिताजी नहीं थे? हम 3 भाई लॉयर रहे। अच्छा। मेरे मेरे बड़े भाई लॉयर थे जो 1962 में वकील बने थे, जैसे पंजाब में। पहले वो सरकारी वकील थे, फिर दिल्ली 30 हजारी में रहे। उन्होंने पंचशील पार्क में E43 उनकी कोठी थी। 1970 में कोठी बढ़ा ली थी, 75 में उनके पास गाड़ी थी। और मेरे से जो छोटा भाई है वो सरकारी वकील रहा, मैं क्रिमिनल का वकील रहा प्राइवेट। तो हमारे गाँव में तो वकालत ठीक थी, पॉलिटिक्स ठीक थी? वकालत बहुत ठीक है। वकालत ठीक है? वकालत ठीक है। वकालत में अगर आदमी झूठ बोलता है तो जिसकी वो ले लेता है फीस, जिसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं तेरे को बचाने का काम करूँगा, उसके अपने लिए झूठ नहीं बोलता। अच्छा, ये जो वकील और क्लाइंट है, हाँ, क्लाइंट क्या सच्ची बात बता देता है अपने वकील को, या थोड़ा बहुत छुपाता है? एक आदमी क्लाइंट छुपाता है, वरना बता देता है सारी बात। जो बता देता है वो फायदे में रहता है। अच्छा। जो छुपा लेता है उस बात का पता नहीं चलता। और ये ऐसी धारणा क्यों बनी कि वकील झूठ बोलते हैं? ये यूँ बनी थी कि वकील कभी भी अपने लिए, अपने हित में झूठ नहीं बोलता। वकील ने तो एक जिम्मेदारी ली है, जिसकी फीस ली वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। मेरे में जितनी नॉलेज है मैं उसके मुताबिक आपके मुकदमे में आपकी पैरवी करूँगा, आपको जिताने का काम करूँगा। उसको जिताने के लिए अगर कहीं झूठ बोलनी पड़ती है
तो वकील बोलता है। अच्छा, एक वैसे जनरल क्वेश्चन है लास्ट में, अब तक के रोहतक बार के क्रिमिनल के सबसे अच्छे लॉयर 3-4 किसके नाम याद आते हैं आपको? यहाँ लाला साधुराम, लाला साधुराम, चौधरी श्रीचंद और काशीराम बत्रा, पुराने वकील ये रहे हैं क्रिमिनल के नंबर 1 के वकील रहेंगे, जो हरियाणा में प्रसिद्ध रहे हैं। उस टाइम कितनी फीस लेते होंगे? उस टाइम में तो फीस 100 रुपये बहुत बड़ी फीस थी, फिर 500 रुपये हुई, फिर 1100 रुपये हुई, फिर जब हम थे शुरू में वकालत में आए तो उस टाइम पे तो 5500 और 11,000 ये बड़ी फीस थी। अब जब हम छोड़ने लगे तो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए केस की फीस हो गई। अच्छा, एक अच्छे वकील में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अच्छे वकील में ये क्वालिटी होनी चाहिए जी कि कल अगर जो केस है उसकी जैसे एग्ज़ाम में जाता है उसकी 2 घंटे तक पूरी तैयारी करके लिए तब सोएगा। कोर्ट में वकील जो कोर्ट में पेश होता है वो कोर्ट में जाके उसको ये हौसला होना चाहिए कि केस के बारे में जज को कम पता है, मेरे को ज़्यादा पता है। अगर ये वकील इतनी तैयारी करके जाता है तो वकील ईमानदार है अपने काम के प्रति। ठीक है। और जब तक वो सोचता है यार ये केस के बारे में जज को ज़्यादा पता है, मेरे को कम पता है, तो नहीं। और मैंने ये बात एक जज को कह दी, वो कह आपको कैसे पता है, मेरे को कैसे कम कैसे पता है। मान जी आपके पास तो 200 फाइल है आज की, आपने सारी फाइल कल आप पढ़ना चाहो तो भी नहीं पढ़ सकते। मेरे पास तो आज के 5 मुकदमे हैं और 2 मुकदमे बहस में है, 2 मुकदमे गवाही है। मैंने चारों केसों में पूरे आधा घंटा 1 घंटा लगाया है। मुझे जानकारी ज़्यादा होगी आपसे केस के बारे में? बोले यस। तो आदमी पूरी तैयारी के साथ ईमानदारी से जाए, फिर हार जीत कुछ भी हो उसकी सेटिस्फेक्शन होती है। और वकील तो कई बार सही अगर वकील है तो जब जिस दिन बहस होती है और गवाही होती है कि गवाह से ये चीज़ पूछनी है, ये बात कह देगा, तो कदे उसने जवाब ये दे दिया तो सजा हो जाएगी। लैट्रिन में चला जाता है तो कई बार वो भूल जाता है, तो लैट्रिन बैठे उस तरफ दिमाग चला जाता है। अच्छा। ये केस चलता रहता है दिमाग में, चलता रहता है और चलना चाहिए भी। और वैसे लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अब भी कितने साल लगते हैं एक वकील को रोजी रोटी कमाने लायक? रोजी रोटी 3 साल के बाद खूब रोजी रोटी कमाने का आज भी है। हाँ, और 2 साल के बाद अपना खर्चा निकालने लग जाता है। लेकिन अगर जो ये समझे कि पहले साल से काम शुरू हो जाएगा ना, पहले साल से तो सीनियर वकील के पास बैठेगा, मेहनत करेगा, कुछ घर से खर्च करेगा, फिर कुछ वहाँ से मिलने लगेंगे। टाइम 3 साल का टाइम चाहिए। 3 साल का टाइम वकील बढ़ता ही कोर्ट में जाके है। तो प्रैक्टिस कई लोग जैसे हाई कोर्ट से कर देते हैं, कई लोग जिला कोर्ट से करते हैं। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट जगह कौन सी है? अगर बेस्ट जगह ये है कि आप हाई कोर्ट में भी जाओ तो आप शुरू में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप चाहे 5 साल रहो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो आपको बहुत बड़ी मदद देगा। हाई कोर्ट में पक जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं एक बहुत बड़े वकील की बताता हूँ। एक केस बाहर का, बॉम्बे का, एक आदमी पकड़ा गया, दिल्ली से उसका बाप उस अपने बेटे के लिए वकील लेके गया, सुप्रीम कोर्ट का वकील, और उससे कोई बरामदगी हुई थी, उसको जमानत पर बहस करनी थी। उसने कहना तो ये चाहिए था कि जी ये चीज़, ये हथियार हमारे से बरामद हुआ ही नहीं। उसने ये कह दिया कि जी मेरे घर कोई रख के गया था। इसका मतलब मेरी कस्टडी में था वो, कस्टडी में था। सुप्रीम कोर्ट तक सजा हुई उसकी। अगर वहीं का वकील करते तो उस टाइम पर चाहे वो 2000 का वकील होता, वो ये कहता मेरा हथियार है ही नहीं, पुलिस ने लगाया है, मेरे पास से लिया ही नहीं, पुलिस ने पता नहीं मैंने किसने दिया है किसका नहीं, मेरा ही नहीं। अच्छा, कोई केस आप ऐसा कोई केस भी लड़ा जिसमें सामने वाली पार्टी के वकील हुड्डा साहब हों और उधर से आप हो, ऐसा कोई मिला आपको? हुड्डा साहब और मैं इकट्ठे दौड़ रहे हैं। इकट्ठे एक केस में वकील? हाँ, एक 2-3 केसों में, लेकिन अलग नहीं, आमने सामने नहीं लड़ा। हुड्डा साहब मेरे से 3 साल पहले वकालत में आ गए थे। अच्छा। फिर हुड्डा साहब ने अचानक वकालत बंद कर दी।
क्यों की इन्होंने बंद? भाई कोई इनकी घटना होगी, कोई ऐसी बात, पता नहीं, ये कहते हैं इन्होंने एकदम बंद कर दी, लेकिन कोर्ट में जाना बंद नहीं किया, कोर्ट में बराबर जाते रहे। चैम्बर भी है इनका वैसे? चैम्बर है, चैम्बर तो शुरू में थोड़े ही चैम्बर थे, जब भी इनका चैम्बर था। सुरेंद्र गुप्ता वकील थे और भूपेंद्र हुड्डा ये इकट्ठे बैठते थे। अच्छा, चलो बढ़िया जी। आपका परमात्मा से दुआ करेंगे स्वास्थ्य बना रहे। और अब देखो राजनीति थोड़ी अलग हो गई है वैसे, अब पुराने दिन याद ही करते रहो अब। वो कामरे डॉक्टर प्रकाश जी कहते हैं वो सूतड़े वगाटा ही, जो वकील बन जाता है ना, उसका दिमाग फिर ज्यादा असेंबली या पार्लियामेंट की तरफ नहीं होता। पहले तो अच्छा नेता जो होता था वो पहले अच्छा वकील भी रहा होता था। लेकिन वकील का चौधरी ये भी है, बंसीलाल की जो पहली कैबिनेट थी उसके सारे कैबिनेट मंत्री वकील थे उनके। वो इसलिए उनको बहुत फायदा हुआ, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित हुआ वो। तो ये बड़े अच्छे साबित हुए हैं जी चीफ मिनिस्टर। चौधरी बंसीलाल तो हरियाणा के निर्माण में जब एक पैसा भी नहीं था बजट का, और बिल्कुल ये कहते हैं हरियाणा चलेगा नहीं, तनख्वाह नहीं दे पाओगा, उस टाइम पर बंसीलाल ने हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली। ये कहने में छोटी बात, लेकिन बहुत बड़ा काम था, बड़ा काम। और नंबर 2 चौधरी देवीलाल ने ईमानदारी का सबूत दिया। उन्होंने ईमानदार बंसीलाल जी थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईमानदार बंसीलाल जी। चौधरी देवीलाल ने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को मजबूर कर दिया कि 1 घंटा दफ्तर से बाहर बैठोगे, 12 बजे लोगों से मिलोगे। और गांव में जाते थे, ये चौधरी देवीलाल ये पूछते थे भाई ये ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इससे अफसरों में दबाव रहता था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को तकलीफ देख के, चाहे अगर अपोजिशन के आदमी, मैं कहता हूँ जितने थे, वो भी अपनी तकलीफ लेके इनके पास जाते थे, ये उनका काम भी करते थे। दोस्ती तो नहीं निभा रहे हो आप? मैं दोस्ती नहीं, मैं सही बात बता रहा। और भूपेंद्र हुड्डा ने जितनी, आप ये देखो, आप रोहतक का देख लो, सोनीपत का देख लो, अम्बाड़े का देख लो, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितनी इलेक्ट्रिक बिजली के कारखाने लगाए। भाई साहब काम करने में तो इसका कोई याद तो नहीं करता इन चीज़ों को। अब कौन चौधरी बंसीलाल को याद नहीं करते? कोई याद नहीं करते। लोगों की याददाश्त तो चौधरी पाए बढ़ती देखे हैं। हाँ बस पीछे क्या हो गया वो खत्म हो गया ना। लेकिन आप जैसे आदमी पत्रकार और चैनल बढ़िया चलाएंगे तो बढ़िया। मैं तो खुद सोच रहा हूँ मैं कोर्ट में बैठने लग जाऊँगा, बोतलिया नहीं, अभी नहीं बैठो। कोर्ट में बैठने लगे फिर आपको फुर्सत नहीं मिलेगी कुछ भी। हाँ, वकील को फुर्सत नहीं मिलती ना। वकील को तो कई बार घर में भी कोई जरूरी काम हो जाए तो भी नहीं आ पाता। अभी किसी हाई कोर्ट का मैं देख रहा था, तो वो तारीख लग रही थी 3 दिन के बाद, तो वो जज लगा रहे थे हाई कोर्ट के। वकील बोला जी 5 दिन के बाद लगा दो। बोले 5 दिन की क्यों? बोला जी मेरे साले की छोरी का ब्याह है। तो बोला 3 दिन बहुत होते हैं यार, और वकील को तो छुट्टी लेनी नहीं चाहिए। बोला जी घर पे लड़ाई हो जाएगी, मैं पिछली 3 शादियां अपनी रिश्तेदारी में मिस कर चुका हूँ। हाई कोर्ट में वकील कह रहा जज से। वो बोला यार वो तो मैं भी कर चुका हूँ। ठीक है बात। बोला वकील और जज को छुट्टियां नहीं मिलती। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। स्वस्थ रहिए आप, और ऐसे ही थैंक यू, बहुत आते रहा करें आप। थैंक यू।